हाय गाइस। सो वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में द अकेड्स। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई 10th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियोस। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो है आपका फर्स्ट चैप्टर विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब इसमें हम आपका कवर करेंगे कि किस तरह से रिएक्शंस होते हैं, किस तरह से बैलेंस्ड इक्वेशंस को हम बनाते हैं, किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और किस तरह से कितने टाइप के हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये आता है कि भाई आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या चीज़, इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक तीसरी चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि वन और मोर देन सब्सटेंस जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसी एक न्यू सब्सटेंस में जिससे हमने क्या बोला, प्रोडक्ट बोला। जैसे कि अगर आप घर में चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने दूध को और आपके पानी को चाय पत्ती के साथ में डाला। आपने ये तीन इंग्रेडिएंट्स डाले और इससे आपको मिला क्या, आपको मिली चाय। चाय जो थी वो ना तो पानी है, ना दूध है, ना वो चाय पत्ती है, वो इन तीनों का एक मिक्सचर है, यानी कि एक नई चीज़ का, एक न्यू चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात होती है, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिएक्टेंट से अलग होती हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, जो चाय होती है वो ना तो पानी की तरह दिखती है, ना वो दूध की तरह दिखती है, ना ही वो चाय पत्ती की तरह दिखती है, वो अलग दिखती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, उसमें कैफीन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं ये तो कन्वर्ट हो गए नए सब्सटेंस में। ठीक है, इसकी वजह से ये जो नया सब्सटेंस बना जिसे हम प्रोडक्ट कह रहे हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होती है और रिएक्टेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जर्नल फॉर्म इसकी ऐसे लिखते हैं, रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, या फिर ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ए और बी अलग अलग है, वैसे सी और डी अलग अलग है। ए और बी आपका सेम नहीं है, सी और डी भी सेम नहीं है, और ना ही सी बी या ए के सेम में है। इसीलिए हमने इज इक्वल टू का यूज़ नहीं करते, हम एरो का यूज़ करते हैं, विच मीन्स इट फॉर्म्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ में इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है। तो ये दोनों जब कंबाइन कर रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, ये दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं वाटर के, यानी कि H2O के। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये क्लासिक एग्जाम्पल होता है केमिकल रिएक्शंस का। अब जो हमारा पानी बना है ना तो वो ऑक्सीजन के जैसा है, ना ही वो हाइड्रोजन के जैसा है। पानी की अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, यानी कि जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी कि उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं प्रोडक्ट की, वो रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है, वो जस्टिफाई हो रही है। ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए चाहिए, पानी को अगर तुम सांस लेने के लिए यूज़ करोगे तो तुम मर सकते हो, क्योंकि पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, राइट। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट हो गई। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास में कुछ साइंस होते हैं। ठीक है, ये हमारे 5 साइंस होते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। उस रिएक्शन को स्पॉट करने के लिए ये हमारे 5 साइंस होते हैं। ठीक, सबसे पहला साइन होता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस इवॉल्व हुई है, गैस बाहर निकली है। ठीक है, तो अगर गैस बाहर निकल रही है तो क्या होगा, आपका बबल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जब फॉर्मेशन होता है, इनों को अगर आप पानी में डालो तो उसमें बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, राइट। क्यों निकलते हैं वो बबल्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहाँ पे भी आपका एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे भी आपका एक केमिकल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रही है एक गैस। ठीक, नेक्स्ट होता है चेंज इन कलर, मतलब कि किसी भी चीज़ का, किसी आपकी वस्तु का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा एक कलर से दूसरे कलर पे। जैसे कि ब्लू सॉल्यूशन होता है CuSO4 का,
ठीक है, वो किस में टर्न हो जाता है, ग्रीन कलर का वो हो जाता है जब हम उसमें आयरन ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने CuSO4 में आपका आयरन को ऐड करा तो आपका FeSO4 बन गया जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसकी वजह से पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो CuSO4 से और Fe से अलग है। ठीक, देन इसके बाद होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, यानी कि हीट या तो इवॉल्व हो रही है यानी कि बाहर निकल रही है सिस्टम से, या फिर आपकी यूज़ अप हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि सिस्टम के अंदर जा रही है, इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उस वाले केस में भी हम क्या देखते हैं कि आपका कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जब उसमें हम पानी को मिलाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, कभी अगर आपके घर में पुताई हो या कोई भी ऐसे चूने का काम हो तो जो चूना होता है जब उसे पानी में ऐड करते हैं तो उससे हीट लिबरेट होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उस समय कहते हैं कि उसको हाथ मत लगाओ, तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हीट लिबरेट करता है केमिकल रिएक्शन के बाद में। ठीक, देन इसके बाद में एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट आपको एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है और किसी रिएक्शन के बाद आपकी टेस्ट ट्यूब में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, वो आपका क्रिस्टल्स के फॉर्म में नहीं होता, ना ही पाउडर के फॉर्म में होता है, थोड़ा सा गीला होता है क्योंकि ऑब्वियसली आपके क्या बोलते हैं सोल्यूशन के अंदर ही वो बन रहा है। ठीक है, तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो आपका बनता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है ये भी हमारे को ये दर्शाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा चेंज इन स्टेट होता है, मतलब कि या तो गैस से लिक्विड का फॉर्मेशन होगा या लिक्विड से गैस का फॉर्मेशन होगा या फिर सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन होगा। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका चेंज इन स्टेट, यानी कि सॉलिड से या तो लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से आपका गैस बन रहा है या सीधा सॉलिड से गैस बन जा रहा है, यानी कि आपका कोई चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की दोनों गैसेस होती हैं, लेकिन जब ये कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन करती है तो वाटर क्या है? एक लिक्विड है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? आपकी चेंज ऑफ स्टेट हुई है। ठीक है, अब बारी आती है कि केमिकल इक्वेशन आखिर में क्या होती है। ठीक है, तो जो केमिकल इक्वेशन होती है ये एक सिंबॉलिक और शॉर्टन रिप्रेजेंटेशन होती है। अब तुम ये चीज़ लगाओ, अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे पूरा ऐसे लिखने लग जाऊँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो इसने कितनी लंबी जगह घेर ली, वेयरएज इसने कितनी सी जगह घेरी है? छोटी सी जगह, राइट। तो इसीलिए हम केमिकल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं जिसमें हम सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम एक केमिकल रिएक्शन को शॉर्टली यानी छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, अच्छा, अब मैंने दो टर्म्स का यूज़ करा। एक टर्म मैंने यूज़ करी सिंबल्स और दूसरी मैंने यूज़ करी फॉर्मूला। अब सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज के बीच का एक डिफरेंस होता है। सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज के बीच का डिफरेंस क्या है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सोडियम Na, ठीक, तो ये सारे के सारे जो हैं ये एलिमेंट्स है, क्योंकि इनके साथ में कोई और चीज़ का भी एटम या मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिंगल है, इसलिए ये सारे क्या है? एलिमेंट्स है। तो जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एज जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि कंपाउंड्स का मतलब है कि जिसमें आपका एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़े हों, जैसे कि H2O वाटर, CaSO4,
कैल्शियम सल्फेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके कंपाउंड्स हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ में एक बहुत मज़ेदार बात ये होती है कि हमारे को हर एक इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अब इक्वेशंस को आप बोलोगे मैम अब तो हम इक्वेशन लिख भी रहे हैं फिर उसे बैलेंस भी करो, इतना काम करना क्यों नेसेसरी है, करना क्यों है हमें इतना काम, सिर्फ लिख दी इतना काफ़ी नहीं है। तो हमारा एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या भला है, ये कहता है कि जो मास है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो जो यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे, पर है नहीं। यानी कि ये जो हमारा लॉ है ये यहाँ पे गलत प्रूव हो रहा है। तो ये लॉ गलत प्रूव नहीं हो सकता क्योंकि मास आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से हमारे को जो इक्वेशंस है उसे बैलेंस करके आगे चलना होता है। अब अगर हम यहाँ पे काउंट करें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, तो ये जो राइट हैंड साइड है मेरा, ठीक है, सॉरी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरा LHS, और ये वाला साइड जो है मेरा ये RHS है, यानी कि राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एक एक का वो इक्वल होना चाहिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एक एक एलिमेंट का, ठीक है। तो अब जब ये बैलेंस हो गया तब मैं देखूँ तो 2 2 4, ये वाला जो 2 हम एक्सटर्नली ऐड करते हैं, इसे हम कभी भी नीचे सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते, इसे हम हमेशा बगल में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को दर्शा रहे हैं। जो ये नीचे वाला 2 है इससे आपका नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपका डिस्क्लोज होता है, ठीक है। तो हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए 2 2 4। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 2 प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन कितना है हमारा LHS में 2 है रिएक्टेंट्स में। अब अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें, P के बारे में बात करें, तो यहाँ पे भी कितना है 2 2 4, ठीक। और ये वाला जो 2 है यही 2 इस वाले 2 के साथ भी होगा और यही ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कंपाउंड बन गया है, और जब ये कंपाउंड बन गया है तो ये जो 2 मॉलिक्यूल है हमने कंप्लीट H2O के 2 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करा है, ठीक है। तो यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, यानी कि दोनों साइड की चीज़ें बैलेंस्ड है। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, दूसरी साइड में भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। अगर किसी बच्चे को इसे समझने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप मुझे अभी कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसमें आपको एक शॉर्ट बना के भी समझा दूंगी पेन एंड पेपर पे कि किस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस करा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक। अब हम जैसे कि मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि हमको भाई इक्वेशन बैलेंस क्यों करनी पड़ती है। हमें इक्वेशन इसीलिए बैलेंस करनी पड़ती है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के साइड पे जो एटम्स हैं इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। क्यों? क्योंकि हमारा मैटर जो है वो ना तो बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, सिर्फ हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर ये बोलो कि मैम हमारे को कैसे पता चलेगा कि हमारे को इक्वेशन बैलेंस आउट कैसे करनी है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। हमें ये पता है कि ये वाली साइड है रिएक्टेंट साइड और ये वाली साइड है प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो हम एक छोटा सा टेबल बना लेंगे अपने पास में। एक साइड हम लिखेंगे रिएक्टेंट साइड का, एक साइड हम लिखेंगे प्रोडक्ट साइड का,
और इस वाली साइड में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, Fe, तो मैंने लिखा Fe। इसके बाद क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, हाइड्रोजन, तो मैंने लिख दिया H। फिर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, तो मैंने लिख दिया O। यानी कि यहाँ पे मेरे 3 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके अलावा मेरा कोई चौथा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, अब मैं पहले जो मेरे पास अनबैलेंस्ड वाली इक्वेशन है इसको हम देखते हैं कि इसके हिसाब से कितने आपके एटम्स हो रहे हैं रिएक्टेंट साइड में और कितने एटम्स हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट की साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो Fe का 1 है। ठीक है, देन हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे नीचे 2 आपका मेंशन्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 आपका मेंशन्ड है यानी हाइड्रोजन के यहाँ पे आपके 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है यानी कि ऑक्सीजन का 1 एटम जो है, ऑक्सीजन का 1 एटम आपके पास में प्रेजेंट है। ठीक, अब मैं अगर ये प्रोडक्ट वाली साइड जो है, इस प्रोडक्ट वाली साइड पे देखूं तो Fe के नीचे सबस्क्रिप्ट में 3 है। इसका मतलब है कि Fe के 3 एटम प्रेजेंट हैं, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। फिर मैंने ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे 4 एटम प्रेजेंट है क्योंकि ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट में नीचे 4 लिखा है, तो ऑक्सीजन में मैंने 4 लिख दिया। फिर ये जो हाइड्रोजन है H2, यहाँ पे H के नीचे 2 है यानी कि हाइड्रोजन के भी 2 एटम प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पे अपने पास 2 लिख दिया। अब इस टेबल को देख के मुझे क्या समझ में आया, इस टेबल को देख के मुझे ये समझ में आया कि प्रोडक्ट की साइड में एटम्स ज़्यादा हैं और जो रिएक्टेंट है उसकी साइड में एटम्स क्या हैं, कम है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो मेरे लॉ को ही खारिज कर दे रहा है, मेरे लॉ को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारी वैलेंसीज हैं, ठीक है, या फिर सॉरी ये जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स है, ये नंबर ऑफ एटम्स हमारे कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मेरे Fe का नंबर प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है यानी कि मुझे रिएक्टेंट वाली साइड में कुछ ऐड करना पड़ेगा नंबर, तभी ये सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे 3 है। ठीक है, प्रोडक्ट में ये 3 प्रेजेंट है। Fe यहाँ पे सिंगल है, अगर मैं इसके आगे 3 लगा दूँ, अगर मैं इसके आगे 3 लगा दूँ तो ये मेरे रिएक्टेंट वाली साइड जो है यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, ये डन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में मेरा हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है पर मेरा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है। अब जब मेरा ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H और 2 मेरा साथ में ही है, तो क्या करें, तो भाई अब जब ये साथ में है तो यानी मुझे हाइड्रोजन को भी छेड़ना ही पड़ेगा। ठीक, अब हम एक दूसरी बुद्धिमानी वाली बात करेंगे। अब तुम ये देखो कि यहाँ पे लिखा है 4 यानी कि जो ऑक्सीजन है ये मुझे 4 चाहिए, तो जब मुझे ऑक्सीजन 4 चाहिए तो मुझे ना चाहते हुए भी हाइड्रोजन के आगे 4 लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये ऑक्सीजन 4 होगा। अब ये ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ये डन हो गया, लेकिन 4 2 8। अब इधर वाली साइड में जो मेरा हाइड्रोजन था ये 8 हो गया, यहाँ पे तो अभी भी 2 ही है। तो अब मैं इसे बैलेंस करने के लिए क्या करूँगी, मुझे पता है 2 4 8 होता है, तो मैं यहाँ पे भी 4 लिख दूँगी और अब मेरी इक्वेशन जो है ये पूरी की पूरी क्या हो गई, बैलेंस आउट हो गई। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2O, यानी कि 3 आपके Fe का हमने एटम्स को यूज़ करा। ठीक है, हाइड्रोजन के 4 2 8, ऑक्सीजन के 4, जब ये बने हमारे फिर ये किस में कन्वर्ट हो गए, Fe के 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम्स और 4 2 8 हाइड्रोजन के 8 एटम्स। ठीक है, तो ये आपका बैलेंसिंग द इक्वेशन होता है। इस तरह से आप बैलेंस करते हैं, इसे कहते हैं हिट एंड ट्राई मेथड। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से टेबल बना के काम करेंगे तो ये टेबल से आपको कैलकुलेशन करनी इजी हो जाएंगी। ये मेरा पर्सनल मेथड है, ये मेथड आपको और कोई टीचर नहीं बताएगा क्योंकि ये मेरा अपना खुद का मेथड है जो मैं अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में यूज़ करी हूँ। इससे मुझे मल्टीप्लिकेशन में ईजी हो जाता है कि मुझे ये 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना है जो ये 8 बन जाए, या मेरे को यहाँ पे अगर 3 1 है और यहाँ पे 3 है तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करके कितनी चीज़ ऐड करनी है बैलेंस करने के लिए। ठीक है,
ठीक, अब बारी आती है कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ टच अपॉन करते हैं कि कितने टाइप ऑफ हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मेजरली हमारे पास में 4 टाइप के जो है आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक तीसरी चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं जो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है। ठीक है, देन होता है आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक सिंगल चीज़ टूट कर अपने जो 2 प्राइमरी उसके बनाने वाले एलिमेंट्स थे उसमें आपकी निकल जाती है, उसमें टूट जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमारा क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर देती है, मतलब कि एक एटम जो है एक एलिमेंट जो है वो किसी और एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो 2 रिएक्ट करने वाले कंपाउंड्स है ये आपस में अपने एलिमेंट्स को शिफ्ट कर लेते हैं, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में और इनके बारे में, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके साथ में ऐसी ही इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को और ज़्यादा लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।